Hey, hello everyone. I am Annu and welcome back. We create JRF folder. So friend, हमारी MCQ सीरीज चली हुई है जिसके अंदर हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हमने ऑडिटिंग, टैक्स, इकोनॉमिक्स और हमने मार्केटिंग, काफी सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं हम लोग। आज की जो क्लास में हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा अकाउंटिंग वाला पोर्शन, जो आपकी यूनिट सेकंड है बच्चों, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का हम पहले ही पार्ट कवर कर चुके हैं एमसीक्यू वाला। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट अपने ऑडिटिंग के एमसीक्यू डिस्कस किए। की जो क्लास है हमारी वो सिर्फ अकाउंटिंग के एमसीक्यू की रहेगी, जिसके अंदर हम इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे अपने अकाउंटिंग से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है बच्चों, मैचिंग कंसेप्ट डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फ्लोइंग। तो ये हमारा सबसे पहला है, हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन से रिलेटेड हमारा एमसीक्यू है। तो इसने क्या पूछ रखा है, जो मैचिंग कंसेप्ट है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है जो नीचे गिवन है वो उससे रिलेटेड नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। क्या पूछ रखा है यहाँ पे, डज नॉट इंक्लूड, जो इंक्लूड नहीं है किसके अंदर, आपकी मैचिंग कंसेप्ट के अंदर यहाँ पर ये पूछ रखा है। ठीक है, तो अब देख ले। पहले तो आपको तो पता ही होगा कि मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है आपका, ठीक है ना। मैचिंग जो आपका उसके अंदर वो क्या कहता है कि जो भी आपने क्या किया है, एक्सपेंस किए हैं जिस ईयर से रिलेटेड है उसी ईयर की इनकम से वो क्या किए जाएंगे, चार्ज किए जाएंगे। यह कहता है आपका क्या, मैचिंग कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया, मान लो ये 2020 चलाओ, ठीक है ना। 2020 का रेंट आपने क्या किया, 2020 का रेंट आपने ऑलरेडी 2019 में पे कर दिया, ठीक है। तो एडवांस पेमेंट कर दी यहाँ पे रेंट की। तो आपने जो रेंट पे किया है 2019 के अंदर 2020 का, तो जो रेंट 2020 का वो 2020 के ही जो इनकम होगी, जनरेट होगी, उसमें से ही माइनस किया जाएगा, ना कि 2019 की इनकम से, ठीक है ना। तो ये कहता है आपका मैचिंग कंसेप्ट। तो इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट मैचिंग कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है, आपको ये बताना है क्वेश्चन के अंदर। तो एक बार रीड कर लेते हैं। द रिवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड मस्ट मैच विद द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड। इसने क्या कहा, जो रिवेन्यू है पर्टिकुलर पीरियड का वो मैच करना चाहिए किसके साथ, उसी ईयर के एक्सपेंस के साथ। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर जिस साल के मेरा रिवेन्यू है उसी साल के एक्सपेंस में क्या करूंगी, उसमें से माइनस करूंगी। जो हमने अभी एग्जांपल देखा था, मान लो आपने एडवांस रेंट पे किया है, तो आप जो एडवांस रेंट है वो अगले साल का है, तो वो अगले साल की ही इनकम में से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। इस साल की इनकम में से, रिवेन्यू में से माइनस नहीं किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरी, राइट है। लेकिन हमें क्या बताना है यहाँ पे, जो स्टेटमेंट आपकी गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो आपको बतानी है। अगला क्या है आपका, दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। जो कॉस्ट है जिस ईयर के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड की, उसी साल क्या की जाए, वो कॉस्ट एलोकेट की जाए। यहाँ पर भी स्टेटमेंट ये कह रही है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, मैचिंग कंसेप्ट से रिलेटेड। तो ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। हमें बतानी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। रेवेन्यू शुड ओनली बी रिकॉर्डेड इफ देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी अबाउट इट रियलाइजेशन। ये स्टेटमेंट आपकी मैचिंग कॉन्सेप्ट से नहीं है, क्या है आपकी गलत है। क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रही है कि जो रिवेन्यू है वो क्या क्या ओनली भी रिकॉर्डेड, तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे, तब क्या होगा, जहां पर रीजनेबल सर्टेनिटी होगी उसके सेल करने की। अगर मैं उसको नियर अबाउट फ्यूचर में सेल करना चाहती हूँ तो तभी उसकी जो रियलाइजेशन वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा, यहाँ पर ये कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट मैचिंग कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है और हमें क्या बतानी थी, रॉन्ग स्टेटमेंट ही बतानी थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है, आपका कंसेप्ट से रिलेटेड है और आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द रियलाइजेशन कंसेप्ट डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फ्लोइंग फीचर। अभी मैंने बताया था ऊपर वाले में जो स्टेटमेंट थी वो किसकी थी, सी स्टेटमेंट हमारे रियलाइजेशन कंसेप्ट से रिलेटेड थी, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट आपका क्या कहता है कि आप जो भी आप क्या करते हो, जो भी आपने चीज परचेज की है उसको किस पे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं, जहां पे हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि जो भी आप चीज परचेज करते हो उसको आप जो भी परचेज की है उसी डेट पे, उसी प्राइस पे क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस पे ही आप उसको क्या करोगे, शो करोगे बुक ऑफ अकाउंट के अंदर। ये आपको कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन रियलाइजेशन क्या कहता है, अगर आप उसको क्या करने वाले, सेल करने वाले हो, तो उस वक्त आप उसको उसकी जो एक्चुअल रियलाइजेशन वैल्यू है उस पे क्या करोगे, शो करोगे। ठीक है, ये कहता है आपका क्या, रियलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, द कंसेप्ट रिक्वायर्ड
प्रॉपर केयर व्हेन कैलकुलेटिंग रिवेन्यू। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको अच्छे से केयर करनी चाहिए, तब आप रिवेन्यू को क्या करो, कैलकुलेट करो। तो ये भी यही स्टेटमेंट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि तब उसकी वैल्यू रियलाइज होने वाली है, तब हमें उसको अच्छे से कैलकुलेट करनी चाहिए, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसकी बुक ऑफ अकाउंट वैल्यू क्या थी और कितना रिवेन्यू हमें वहां से जनरेट हुआ। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। आज से 10 साल पहले बिजनेस ने एक बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है। मान लो उसकी वैल्यू थी उस वक्त 10 साल पहले 10 लाख रुपए। अब 10 साल बाद आप उसको सेल कर रहे हैं, जो बिजनेस है उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो जो भी मान लो उसकी वैल्यू है 10 साल बाद बुक ऑफ अकाउंट के अंदर 90 लाख रुपीज। तो ये कह रहा है कि तब उसकी वैल्यू रियलाइज होने वाली है, नाम ही क्या इसका, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तब उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, रियलाइज होने वाली है। उस बिल्डिंग की वैल्यू आप उसको सेल करने वाले 10 साल बाद, तो उसकी वैल्यू अब रियलाइज होने वाली है। तो उस वक्त आप उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, रियलाइजेशन वैल्यू उसकी कितनी है। और फिर क्या दिखाओगे, आप अपना रिवेन्यू का डिफरेंस दिखाओगे कि 10 लाख की हमने परचेज की थी, 90 लाख में हम क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका क्या, रियलाइजेशन कंसेप्ट। उस वक्त आप उसको क्या शो करोगे, 90 लाख रुपए की शो करोगे, तब आप उसको क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उससे कोई अमाउंट रियलाइज होने वाली है आपको। अगर आप उसको सेल नहीं कर रहे, कोई अमाउंट रियलाइज नहीं होने वाली, तो आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे क्या करोगे, शो करोगे उसको अपनी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर। तो इसका मतलब क्या, 10 लाख पर ही शो करोगे, तब तक उसकी कोई भी वैल्यू अनटिल अनलेस, तब तक उसकी कोई भी वैल्यू आपको रियलाइज नहीं होने वाली, तब तक आप उसको हिस्टोरिकल पर ही शो करोगे। और तब आपको उसकी कोई वैल्यू रियलाइज होने वाली है तो उसको उसकी एक्चुअल जो रियलाइजेशन वैल्यू है उस पर क्या करोगे, बुक अकाउंट के अंदर शो करोगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है, कंसेप्ट स्ट्रेस दैट रिवेन्यू शुड ओनली बी रिकॉर्डेड इफ देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी अबाउट देयर रियलाइजेशन। जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि आप जो एक कॉन्सेप्ट है आपका, ये क्या स्ट्रेस आपका क्या कहता है कि रिवेन्यू तभी रिकॉर्ड किया जाएगा तब उसकी कोई रीजनेबल सर्टेनिटी है उसकी वैल्यू को की रियलाइज होने की। अब देखो आपका सी पॉइंट क्या कह रहा है। सी कहता है कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम दैट मे अराइज इन द कैलकुलेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और हमें क्या बतानी, इसके अंदर रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसकी लास्ट स्टेटमेंट, द कंसेप्ट एक्सप्लेन that the comparison of income and expense for a particular period can give the period net result। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इसके अंदर रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये कोई ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, ना कोई कंपैरिजन करता किसके बीच में, इनकम एंड एक्सपेंस के बीच में, कोई पर्टिकुलर पीरियड का, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट, और हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें से क्या पूछ रखी है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रखी है, ठीक है। फिर आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे, आपका ऑडिट रिस्क से है। असेस ऑडिट रिस्क मोर इफेक्टिवली एंड ऑडिटर इन्वेस्टिगेट ऑल डिफरेंट ग्रुप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम। तो उसने क्या कहा, तब असेस किया जाता है क्या, ऑडिट रिस्क को, ठीक है। तो उस वक्त जो ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करता है हर एक डिफरेंट ग्रुप को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसको छोड़ के, क्या उसके अंदर इंक्लूड नहीं है जो स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है ना। तब क्या करता है, एक ऑडिटर ऑडिट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग ग्रुप को। तो क्या उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो देखो क्या ऑडिटर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट का अकाउंट को चेक करता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये इंक्लूड होगा। लीगल काउंसिल लीगल फॉर्मेलिटी को करता है, ये भी बिल्कुल क्या होगा यहाँ पे, ठीक होगा, ठीक। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये भी आएगा। स्टेक होल्डर, इसके अंदर स्टेक होल्डर पार्टी इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है ना। जब ऑडिटर ऑडिट करता था उस वक्त इन्वेस्टिगेशन, तब बुक ऑफ अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन करता है, चेक करता था, स्टेक होल्डर उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। बात क्लियर हुई यहाँ पे। फिर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑफ द लिस्ट कंसर्न टू एन ऑडिटर रिगार्डिंग क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इसने यहाँ पे क्या कहा कि कौन सा, जो भी इसके अंदर से कौन सा लिस्ट कंसर्न है किसके लिए, ऑडिटर के लिए, किससे, रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तब क्या करता है, क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम करता है कौन, ऑडिटर। तो उसके लिए लिस्ट कंसर्न कौन सा, इस पे कम फोकस करता है। तो देखो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन। तो ये स्टेटमेंट ही क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। क्योंकि ऑडिटर कभी भी ये नहीं देखा कि जो भी ऑपरेशन, जो एक्टिविटी करे, जो उसका ऑपरेशन है, डे टू डे ऑपरेशन है,
वो एफिशिएंसी या फिर इफेक्टिव वे में कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे ऑडिटर का कोई भी मतलब नहीं। ऑडिटर इस चीज को चेक नहीं करता बुक ऑफ अकाउंट को चेक करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अपने क्लाइंट की, तब वो बुक ऑफ अकाउंट को चेक करता था। उस वक्त उसके जो ऑपरेशन, उसकी डे टू डे एक्टिविटी है वो एफिशिएंटली या इफेक्टिवली काम कर रही है या फिर नहीं कर रही, इस चीज को क्या नहीं करता, ऑडिटर कंसर्न नहीं करता। तो यही क्या हो जाएगा इसके अंदर राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। मेरा फर्स्ट ऑप्शन ये क्या हो जाएगा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, कंट्रोल रिलेटेड द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। कंट्रोल देखता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी ये देखता है कि जो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है किसकी, कंपनी की, वो रिलायबल है या नहीं है। ये तो मेन काम है ऑडिटर का, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट तो उसकी करेक्ट है। कंट्रोल ओवर क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन, इनको भी देखता है। ऑडिटर आर इक्वली कंसर्न अबाउट द ईच ऑफ द इशू, हर एक इशू को ऑडिटर इक्वली कंसर्न देता है, ये भी क्या है राइट स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे ए है, वो क्या करता है, ऑडिटर लिस्ट कंसर्न उसकी तरफ कम ध्यान देता है, क्योंकि कंपनी की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस कौन देखेगा, कंपनी की मैनेजमेंट देखेगी, ना कि कोई ऑडिटर देखेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं था। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेशियो एड्रेस द फर्म फाइनेंशियल लीवरेज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, कहां से किया है, आपका रेशियो से है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सी रेशियो जो किसके ऊपर फोकस करती है, कंपनी की फाइनेंशियल लीवरेज के ऊपर क्या करती है, फोकस करती है। तो कौन सी रेशियो वो आपकी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो क्या दिखाती है, आपकी फाइनेंशियल लीवरेज कंपनी कितनी है, मतलब कि कंपनी कितनी जल्दी अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे कर पा रही, इजिली से पे कर पा रही है, ठीक है ना। ये क्या दिखाती है आपकी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो की, लॉन्ग टर्म डेट है कितनी इजिली से क्या कर रही है कंपनी, पे कर रही है। और ये क्या दिखा रही है कंपनी की फाइनेंशियल लीवरेज को, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो आपका क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या आपका, when the accountant has to choose between two acceptable alternative, तब accountant को क्या करने हो, दो alternative को कोई एक alternative क्या करना हो, चूज करना हो। the accountant should select the alternative that will report less profit, less asset amount or a greater liability amount। तो accountant कौन सा select करता है, जिसके अंदर लेस प्रॉफिट में की लेस प्रॉफिट शो हो, लेस एसेट्स अमाउंट शो हो और ग्रेटर लाइबिलिटी अमाउंट को क्या है शो करे, ठीक है ना। प्रॉफिट को क्या करे, कम शो करे, और लाइबिलिटी क्या करे, ज्यादा शो करे, हाई शो करे। तो ये आपका किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बच्चों आपका कौन सा प्रिंसिपल है, ये आपका है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ठीक है ना। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या होता है कि आने वाले लॉस को तो हम क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं, लेकिन प्रॉफिट हो उनको हम कंसीडर करके नहीं चलते, क्योंकि एक तरह से कंपनी नैरो सोच के चलती है। नैरो क्यों, अगर आगे कोई लॉस हो जाए तो कंपनी उसको क्या कर सके, उसको इजिली हैंडल कर सके, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका कंजर्वेटिज्म। इसलिए हम हरदम प्रोविजन बना के चलते हैं, जितने भी लॉस हमें होने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैड डेट्स का प्रोविजन बनाते हैं, तो किसका एग्जांपल होगा आपका कंजर्वेटिज्म का, ठीक है ना। हम लॉस हो सकता है, एक्चुअल में तो लॉस नहीं हुआ ना, लेकिन हमने फिर भी क्या बनाया, अपना प्रोविजन बना लिया, तो वो क्या आपका कंजर्वेटिज्म का ही एग्जाम्पल है। आप इसको, और इसका अगर नेम क्या है यहाँ पे, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कह लो आप उसको, ठीक है ना। बात एक ही है दोनों, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या फिर आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आगे आने वाले लॉसेस को देख क्या करता है, कंसीडर करता है, लेकिन प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करता। बात क्लियर। तो यहाँ पे आपका ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अ कंपनी सोल्ड मर्केंडाइज ऑफ 8,000 टू अ कस्टमर इन दिसंबर। कंपनी ने क्या किया, कुछ सामान सोल्ड किया एक कस्टमर को, कितने रुपए का, 8,000 रुपए का, ठीक है ना। द कंपनी सेल टर्म रिक्वायर्ड द कस्टमर टू पे द कंपनी इन 30 डेज। जो कंपनी की सेल टर्म के अकॉर्डिंग जो कस्टमर कंपनी को कितने दिन में पे करेगा, वो अमाउंट 30 डेज के अंदर वो अमाउंट पे करेगा। अभी वो अमाउंट पे नहीं की, कब पे करेगा, 30 दिन बाद वो अमाउंट क्या करेगा, पे करेगा। द कंपनी इनकम स्टेटमेंट रिपोर्टेड द सेल इन दिसंबर, ठीक है। जो कंपनी ने क्या किया, अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो जो सेल है वो क्या कब रिपोर्ट कर दी, दिसंबर के अंदर ही रिपोर्ट कर दी, तब उसने उसको क्या किया था, उसको सेल किया था, ठीक है। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहाँ पे कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज किया गया है फर्म के द्वारा, आपको ये बताना है। तो देखो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल था जिसके अंदर हम जब भी सेल कर देते हैं उसी वक्त हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है ना। अप्रूवल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ठीक है ना। अप्रूवल कॉन्सेप्ट आपको यही तो कहता है कि आपने एक्चुअल में सेल तब भी कर दी, तब भी आप कोई भी एक्सपेंस कर देते हो या फिर कोई भी इनकम आपकी जनरेट हो जाती है,
वो एक्सपेंस आपने एक्चुअल में कैश में पे किया है या फिर वो आपने इनकम जो एक्चुअल में इनकम रिसीव कैश में की है या फिर नहीं की, लेकिन जिस दिन वो चीज हो जाती है उसी दिन हम क्या कर देंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे अपनी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर, या फिर क्या कह लो आप, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट कह लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो फुल डिस्क्लोजर होगा आपका, ना आपका मॉनेटरी यूनिट होगा, आपका क्या होगा, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। मतलब कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है कि तब भी आपको रिवेन्यू जनरेट हो जाए, तब भी आपको जो अमाउंट हो जनरेट हो जाए, आप उसी वक्त क्या कर दोगे, बुक ऑफ अकाउंट के अंदर शो कर दोगे एक्चुअल में वो रिसीव हुई है या भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात क्लियर हुई। फिर आपका 8th क्वेश्चन क्या है बच्चों, What happened when interest on drawing is charged to the partner? पार्टनर से तब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाता है तो उस वक्त क्या होता है, क्या एंट्री होती है उसकी। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन क्या है, डेबिट कर दिया जाता है क्या, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब तक हमारे क्वेश्चन थे जो भी था वो मॉडरेट लेवल था, हाई लेवल का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टनर एक्ट एज एन फर्म, जो पार्टनर है वो किस तरह एक्ट करता है अपनी फर्म के लिए। सिंपल सही क्वेश्चन है, ये भी मॉडरेट लेवल का, हाई लेवल का नहीं है। जल्दी बताओ क्या किस तरह से एक्ट करता है अपनी फर्म के लिए पार्टनर, एज अ एजेंट, ठीक है ना। ये आपका कहाँ गिवन है कि पार्टनर है वो एज अ एजेंट फर्म के लिए काम करता है, ये आपका गिवन है सेक्शन 18 पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 18 के अंदर गिवन है कि जो पार्टनर होता है वो क्या होता है, एज एन एजेंट होता है, किसका, एक फर्म का। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए एज अ एजेंट काम करते हैं, ठीक है ना। हर एक पार्टनर एक दूसरे का क्या होता है, एजेंट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राम एंड श्याम आर पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ ₹25,000 एंड 15,000। इतने दिन क्या है, कैपिटल है, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, जो इंटरेस्ट कितना है उस कैपिटल के ऊपर 10% पर एनम है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर व्हेन द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म 2400। इसने क्या कहा, प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया 2400 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल है कितने की, 10% की। तो यहाँ पर एक चीज देखो, हमने पढ़ा है पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर क्या, अगर जो कैपिटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये क्या है, एक हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है ना, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं है तो कोई कंपल्सरी नहीं कि हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करें, क्योंकि ये क्या है, हमारे लिए चार्ज नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। डिफरेंस तो आपको पता होगा, चार्ज क्या होता है, जो कंपल्सरी होता है पे करना, लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या होगा, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो उनका रेट है 10% पर एनम, उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट का रेट है वो क्या है, ज्यादा बन रहा है। देखो 10% 25,000 का कितना बनेगा आपका, 2500, उनसे कितना बनेगा 1500, लेकिन प्रॉफिट कितना, सिर्फ 2400 प्रॉफिट है। तो इस केस में क्या करेंगे, कैपिटल है उस कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे 25 और 15 इनकी रेशियो कितनी आ जाएगी, 5:3 रेशियो आ जाएगी यहाँ से इनकी, ठीक है ना। और प्रॉफिट को क्या करेंगे, फिर कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये किसको मिल जाएगा, राम को, और श्याम कितना मिल जाएगा यहाँ पे 3/8, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी अमाउंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1500 और 900। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई यहाँ पे। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन ओरिजिन से है। देखो, अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट अ फेवरेबल पोजीशन। क्या हाई ऑपरेटिंग रेशियो आपकी इंडिकेट करती है फेवरेबल पोजीशन, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है। आपकी ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती है, आपकी ऑपरेटिंग रेशियो होती है आपकी एक्सपेंस रेशियो। हमने ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर दो पढ़ी, एक आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो क्या कंपेयर करती है कि कितना प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट की रेशियो को बताती है कितना आपने प्रॉफिट क्या किया है, अर्न किया है। ऑपरेटिंग रेशियो आपके एक्सपेंस को बताती है कितना एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मेरी जो एक्सपेंस रेशियो वो हाई होगी तो इसका मतलब क्या, मेरे एक्सपेंस ज्यादा है कंपेयर टू मेरे प्रॉफिट के, तो क्या वो फेवरेबल पोजीशन है एक फर्म के लिए, नहीं, वो एक एडवर्स पोजीशन है किसके लिए, फर्म के लिए। तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। रीजन क्या है यहाँ पे, अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव अ हाई मार्जिन। क्या हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव करती है हाई मार्जिन किसके लिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए। अगर मेरी ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, हाई है, तो समझ क्या, मेरी एक्सपेंस रेशियो हाई है, ठीक है ना। उस केस में जो मैं मार्जिन बचेगा किसके लिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए, क्या बचेगा, कम बचेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट में यहाँ पे मेरी क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई, ठीक है।
मैच करना है, ठीक है। आपकी रेशो दे रखी है, उनको मैच करना है साइड में। आप देखो टेस्ट ऑफ एक्टिविटी, तो एक्टिविटी आपकी कौन सी रेशो बताती है, एक्टिविटी कह लो आप इसको, एफिशिएंसी रेशो कह लो, आपकी फर्म की एफिशिएंसी, या फिर आप कितनी एक्टिविटी करते हो, मतलब कि टर्नओवर रेशियो, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे टर्नओवर मतलब कि एक्टिविटी, आपकी डेटर टर्नओवर हो, स्टॉक टर्नओवर हो, क्रेडिटर टर्नओवर हो, ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, कितनी बार वो एक्टिविटी एक साल के अंदर, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर वो एक्टिविटी होती है। ये रेशियो करती है कौन सी, आपकी एक्टिविटी रेशियो, या फिर आपकी एफिशिएंसी रेशियो, या फिर आपकी टर्नओवर रेशियो, किसी भी नाम से आप उसको कह लो। तो यहाँ पर इसका जो हम अगर मैच करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना। तो ए का हमारा थर्ड किसके अंदर है, देखो सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन जिसके अंदर ए का क्या है, थर्ड है, तो फर्स्ट ऑप्शन से हमारा आंसर बन गया ना। तो अब आगे मैच करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप आगे मैच करोगे तो अपना टाइम ही वेस्ट करोगे सिर्फ, ठीक है। आगे क्या, आपकी टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, हम लेकिन हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है तो हमें एक बार मैच करने ही पड़ेंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर आप इसको, अगर आपका आंसर एक में ही बन जाता है तो अपना टाइम वेस्ट आप लोग ना करें, ठीक है। टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या, कि कंपनी की कितने लिक्विडिटी है, कंपनी अपने शॉर्ट टर्म जो भी क्या है डेट है उनको पे करने, कितनी फर्म के पास क्या है, लिक्विडिटी है, तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कंपनी की एसेट टेस्ट रेशियो, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी से रेशियो होती है कंपनी की, उसकी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के द्वारा। और सोल्वेंसी कंपनी कैसे रिप्रेजेंट होती है, कंपनी की लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल रेशियो की बात कर रहे हैं, वो आपकी क्या है, आपकी डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया आपको, ठीक है। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when operating profit ratio is 25%, जब आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी है 25%, एंड कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितनी है आपकी 2%, तो आपको बताना है ROI। तो ROI का मतलब क्या, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपकी क्या शो करता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। तो देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका मतलब क्या है, कि आपने कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड की, ठीक है ना, उसके बदले कितना आपने प्रॉफिट क्या किया, वहां पे जनरेट किया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा आपने वहां पे लगाया है और कितना वहां से प्रॉफिट क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है, वो आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं है, उन्होंने क्या दे रखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इतनी है और आपकी कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितनी है। तो एक अल्टरनेट फॉर्मूला क्या होता है ROI निकालने का, अगर आपकी जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि ROI भी क्या रिप्रेजेंट करती है, आपके प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हो अपनी कैपिटल टर्नओवर रेशियो से, तो देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या, ऑपरेटिंग रेशियो तो हम ऊपर हमने देखी थी, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब कि आपकी एक्सपेंस की रेशियो, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की जितने भी आपने क्या की है, आपका कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके प्रॉफिट, आपके बिजनेस की ऑपरेशन से जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको रिप्रेजेंट करती है। और आपकी कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कि आपने कितनी कैपिटल लगाई है, ठीक है ना, जो भी आपकी कंपनी में जितना आपने कैपिटल लगाई है उससे आपने कितनी सेल जनरेट की है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना। उस पैसे से आपने कितनी सेल क्या की है, जनरेट की है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते तो आपका क्या निकलाएगा, ROI निकलाएगा। तो यहाँ पर 25% आपकी क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, मल्टीप्लाई 2% आपकी क्या है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे 50% आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। क्लियर यहाँ पे क्वेश्चन। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14th क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट दे रखी है, इफ एनी फिक्स एसेट रिमेन आइडल ड्यू टू एबनॉर्मल और अनयूजुअल इवेंट, अगर कोई भी फिक्स एसेट आइडल रह जाए एबनॉर्मल और अनयूजुअल इवेंट के कारण, क्या वो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इंक्लूड की जाएगी, नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर वो एसेट इंक्लूड नहीं की जाएगी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर वो ही एसेट्स ली जाती है जो क्या हो, जो एक बिजनेस ऑपरेशन में नॉर्मली हम क्या करते हैं, वैसे तो यूज कर रहे हैं, नॉर्मली हम आइडल रह सकते हो, लेकिन एबनॉर्मल अगर कोई अनयूजुअल इवेंट के कारण आइडल है तो उसको इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आइडल मशीन एंड टूल रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द प्लांट वुड नॉट बी इंक्लूडेड। यहाँ पर क्या है, आइडल मशीन है लेकिन वो किसी कारण, नॉर्मल ऑपरेशन के कारण, नॉर्मली काम नहीं है अभी, इसलिए वो अभी इसको यूज नहीं करे तो उसको इंक्लूड किया जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, इसने क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है नॉट इंक्लूडेड, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रॉन्ग स्टेटमेंट। इन्होंने अपोजिट दे रखा है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा और इसको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है,
दोनों स्टेटमेंट मेरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15th क्वेश्चन, accountants do not take into consideration the price level changes while valuing various asset in different periods। इसने क्या कहा, जो अकाउंटेंट है वो कंसिडरेशन में नहीं लेता किसको, द प्राइस लेवल चेंजेस इन द वैल्यूइंग वेरियस एसेट इन द डिफरेंट पीरियड, की जो एसेट हमारे पास है उनका जो प्राइस डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे क्या होता है, चेंज होता है। हमने एग्जांपल लिया था अपना फर्स्ट में बिल्कुल बिल्डिंग का, मान लो इसी क्या कह रहा है, इसके अंदर आपने कोई बिल्डिंग ली है, तो उस बिल्डिंग को आप उसी वैल्यू पे शो करते हो जिसपे आपने उसको परचेज किया है, ना कि उस वैल्यू पे जो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उस वैल्यू पे हम उसको शो नहीं करते, अकाउंटेंट उस वैल्यू को नहीं लेता। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, हम उस वैल्यू को नहीं लेते, हम कॉस्ट जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसी को लेकर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन देख लेते, इसका रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। क्यों नहीं लेता, क्योंकि रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके क्यों को, बिकॉज को। क्यों नहीं लेता वो देख लेते हैं एक बार। इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एज द वैल्यू ऑफ एसेट्स चेंज विद द चेंज इन टाइम। ये क्या कह रहा है कि डिफिकल्ट होता है डिटरमाइन करना क्या, वैल्यू ऑफ एसेट्स का, जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि जो भी बिल्डिंग हमने आज परचेज की, मानो 10 लाख रुपए की, हर दिन उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, टाइम आने वाले टाइम में हर टाइम चेंज होती रहेगी। क्या अकाउंटेंट हर बार उसको रिकॉर्ड करेगा, तो इसको मेजर करना, इसको डिटरमाइन करना क्या है अकाउंटेंट के लिए, डिफिकल्ट है। ठीक है ना, जो उसकी टाइम टू टाइम वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट में लेते हैं। उसकी एक्चुअल वैल्यू कब ली जाएगी, तब सर्टेनिटी हो कि उसकी वैल्यू रियलाइज हो जाएगी, मतलब कि हम उसको आगे फ्यूचर में सेल करने वाले हैं, सर्टेनिटी हो जाए तब भी हम उसको रियलाइजेशन वैल्यू पे क्या करते हैं, शो करते हैं, वरना उसको किस पे शो करते हैं, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही शो करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे असर्जन को रीजन अच्छे से क्या कर रहा है, आपका एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है ना, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि क्या, जो वैल्यू है सेट को डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए जो अकाउंटेंट है वो हरदम क्या लेता है, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट लेता है, उसकी डे टू डे जो वैल्यू चेंज होती है उसको कंसीडर नहीं करता। तो इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर रहा है, आप इसको ऐसे कर लो या फिर क्या अपोजिट रिवर्स कर लो, दोनों में आंसर आपका, अगर आपकी सेंस बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है तो आपका आंसर क्या यहाँ पे करेक्ट है, उसको क्या कर रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, और आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका किससे है, असर्शन ऑफ रीजन से है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ऑल कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी आर शोन इन द नॉन करंट लाइबिलिटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। सारी की जितनी भी आपकी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है वो शो की जाती है कहाँ पर, नॉन करंट लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। क्या शो की जाती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, नहीं, जो आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी है ना बच्चों, वो कहाँ शो की जाती है, फुट नोट में, अलग से फुट नोट बना दिया जाता है एक अलग से नीचे बैलेंस शीट के नीचे, और वहां पर शो की जाता है आपकी क्या, कंटीजेंट लाइबिलिटी। क्यों, देखो असर्शन तो ठीक गलत हो गया यहाँ पे मेरा, अगर यहाँ पे लिख रखा होता कि कंटीजेंट लाइबिलिटी मेरी कहाँ शो की जाती है, फुट नोट के अंदर, तो ये असर्शन क्या होता था, राइट होता है, लेकिन यहाँ पर असर्शन क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इसने लिख रखा है कि करंट लाइबिलिटी साइड, नॉन करंट लाइबिलिटी साइड क्या की जाती है, शो की जाती है। ठीक है, रीजन देखो, अ कंटीजेंट लाइबिलिटी रेफर टू द क्लेम विच इज अनसर्टेन टू अराइज विच मे और मे नॉट अराइज, मतलब कि अनसर्टेन है, वो क्लेम अराइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए हम उसको फुटनोट में शो करते हैं, करंट लायबिलिटी साइड शो नहीं करते। रीजन तो मेरा ठीक है, अगर ऊपर फुटनोट लिखा होता तो वो एक्सप्लेनेशन भी बन जाता, लेकिन बाई चांस वहां पे फुटनोट नहीं है, वहां पे नॉन करंट लायबिलिटी है, तो इसलिए असर्शन रॉन्ग है, रीजन मेरा क्या है, राइट है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज रॉन्ग एंड आर इज द राइट, तो डी इज द यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ पे, वेरी गुड। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following rules stand true while the preparation of schedule of changes in working capital। तो इसने यहाँ पे क्या कहा, एक बात याद रखना बच्चों, आपका जो एग्जाम के आज के टाइम पे जो आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मतलब कि आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका अकाउंट का, ये टॉपिक बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने वाला भी है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, तो अपने इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को से। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर इतना घुमा फिरा के देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
लेकिन टॉपिक बड़े छोटे छोटे हैं और इजी टॉपिक है, एक बार अच्छे से कर लोगे ना तो भूलोगे नहीं और आप हर क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो इसके, ठीक है। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका। विच ऑफ द फ्लोइंग रूल स्टैंड ट्रू व्हाइल द प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कौन सा रूल है जो इसके अंदर नीचे गिवन है वो क्या है, ट्रू है। किससे रिगार्डिंग, आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखो एन इंक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, क्या करंट एसेट में इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज होगा, बिल्कुल राइट है, होगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी, समझ क्या, ये तो मेरी राइट स्टेटमेंट मेरे को पता लग गया। इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अब देखो इंक्रीज इन करंट एसेट से क्या इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है तो डिक्रीज तो होगा नहीं, समझ क्या, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हरदम क्या होता है, डिक्रीज होता है किसके अंदर, वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो सी भी क्या यहाँ पे राइट है, तो डी क्या हो जाएगी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसका क्या है बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए एंड सी, ठीक है। एक रूल बताना चाहते हैं छोटा सा, इसको करने का। वर्किंग कैपिटल आपकी किससे रिलेटेड, आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाते हैं, आपकी कितना चेंज हुआ किसके अंदर, आपकी वर्किंग कैपिटल में कैसे कैसे चेंज आ रहा है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी क्या, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना। चेंज इन वर्किंग कैपिटल किसका पार्ट, आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट का ही पार्ट है। एक बात याद रखना, अगर दोनों साइड करंट आइटम है, करंट एसेट, करंट दूसरी साइड क्या मेरी करंट लाइबिलिटी हो, ठीक है, या फिर करंट एसेट ही हो, करंट करंट आइटम दोनों साइड है तो कोई भी चेंज नहीं होगा वर्किंग कैपिटल के अंदर, फंड फ्लो ही नहीं होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। अगर मेरा एक आइटम करंट है और दूसरा आइटम नॉन करंट है तो इफेक्ट करता है मेरी वर्किंग कैपिटल मेरे ओवरऑल फंड फ्लो के ऊपर, वरना कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर दोनों साइड आइटम क्या है, करंट करंट आइटम है, ठीक है ना। करंट और नॉन करंट आइटम है तभी इफेक्ट पड़ेगा मेरी फंड फ्लो के ऊपर, वरना कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इस बात को याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो रीजन मैंने ऐसा क्यों कहा कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देखो सोच के देखो, खुद सोच के देखो। मान लो आपको डेटर से रुपए रिसीव हुए हैं 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 रुपए क्या हुए आपको डेटर से रिसीव हुए हैं, तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, यही क्या होती है आपकी वर्किंग कैपिटल होती है ना, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल आपकी फिलहाल के लिए जो वर्किंग कैपिटल है वो है 20,000 रुपए, ठीक है। और वो कैसे है, 30,000 माइनस 10,000, ये कुछ अमाउंट है, ठीक है। जैसे ही आपको डेटर से क्या हुए 10,000 रुपीज मिले, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डेटर से आपको 10,000 रुपीज मिले हैं तो एक तो देखो आपका क्या हो जाएगा, डेटर आपके क्या है, डेटर है करंट एसेट है, क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी कितने से, 10,000 से। एक बार तो हम क्या करेंगे 30,000 में से 10,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि आपके डेटर क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि करंट एसेट क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20,000। लेकिन उसी वक्त आपको क्या मिला, कैश भी तो रिसीव हुआ, कैश भी तो आपकी क्या है, करंट एसेट है, तो वापस से आपको जो 10,000 माइनस हो तो क्या हो जाएंगे, 10,000 वापस से ऐड हो जाएंगे, 20,000 आया ना, फिर वापस से जो कैश हुआ वो माइन ऐड हो जाएगा 20,000 के अंदर। तो नेट इफेक्ट क्या रहा मेरा, 30,000 ही रही ना मेरी करंट एसेट में कोई भी चेंज नहीं आया ना, तो वर्किंग कैपिटल में क्या रही, सेम ही रही, क्योंकि करंट एसेट में 30,000 ही रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आया, तो वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई ना। तो दोनों आइटम मेरे क्या था, करंट करंट थे ना, क्योंकि डेटर इंक्रीज हुआ, डेटर जैसे मेरे डेटर से मेरे को पेमेंट रिसीव हुई, डेटर तो कम हो गए, एक साइड करंट एसेट तो कम होगी, लेकिन दूसरी साइड करंट एसेट इंक्रीज भी तो हुई ना, हमें क्या मिला, कैश रिसीव भी तो हुआ ना एक साइड से, ठीक है, दोनों करंट एसेट पे इफेक्ट पड़ा, तो ओवरऑल मेरा कोई भी इफेक्ट फंड फ्लो पर नहीं होगा, ये यहाँ पे ये कहना चाहता है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, मान लो आपने लाइबिलिटी पे कर दी, अपने क्रेडिटर को पे किया है, ठीक है, क्रेडिटर को पे किया, क्या किया है, क्रेडिटर को पे किया ना, तो एक साइड देखो क्रेडिटर को पे किया तो आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन कैश भी तो आपने क्या किया है, पे किया है, ठीक है ना, आपकी लाइबिलिटी क्या हुई, कम हुई, उतने से ही आपका कैश भी तो क्या होगा, कम हुआ होगा, तो कैश भी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया 10,000 का, ठीक है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मेरी क्या है 20,000, एसेट क्या मेरी 30,000 है, और करंट लायबिलिटी क्या मेरी 10,000 है। जैसे ही आपने क्रेडिटर को पेमेंट की कितने की 10,000 की, तो आगे क्रेडिटर लायबिलिटी 10,000 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी, मतलब जीरो होगी यहाँ पे ये तो, ठीक है। लेकिन आपकी करंट एसेट भी तो रिड्यूस होगी ना, आपका कैश भी तो गया है कितने से 10,000 से, तो ओवरऑल अमाउंट आपकी यहाँ पे क्या बची, 20,000 अमाउंट बची, ठीक है। तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या रही, 20 की 20,000 ही रही, कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि दोनों साइड क्या थे आपके, करंट करंट आइटम थे, वो करंट एसेट हो, करंट लाइबिलिटी हो, करंट लाइबिलिटी हो, कोई भी हो, लेकिन अगर दोनों साइड करंट करंट आइटम है तो कोई भी ओवरऑल इफेक्ट नहीं होगा, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। ये चीज क्लियर। और एक चीज हो, अगर करंट एसेट आपकी इंक्रीज होती है तो याद रखना हरदम आपकी वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आपकी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी।
करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में पॉजिटिव रिलेशन है और करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल में नेगेटिव रिलेशन है। इस बात को भी क्या रखना, याद रखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, देखो मान लो आपने बिल्डिंग परचेज की, कितने की, 1 लाख रुपए की, और कैश पेमेंट की, ठीक है। बिल्डिंग परचेज की क्या करके, कैश पेमेंट की, मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो उस वक्त क्या बिल्डिंग आपकी क्या थी, फिक्स एसेट थी, मतलब कि नॉन करंट एसेट थी, ठीक है। और कैश क्या था आपका, करंट एसेट था। तो उस केस में देखो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या है, आपने बिल्डिंग परचेज की है कितने की, 1 लाख रुपए की, ठीक है। 1 लाख रुपए का तो आपका क्या है, नॉन करंट एसेट है, और अपनी करंट एसेट आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का क्या किया है, कैश पे किया है। तो उस केस में क्या हुआ, कैश रिड्यूस हुआ, और बिल्डिंग आपने फिक्स एसेट परचेज की तो आपको क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो इस केस में देखो क्या इफेक्ट पड़ता है वर्किंग कैपिटल के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लो आपकी वर्किंग कैपिटल है 2 लाख रुपए की, ठीक है। और क्या होता है आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट्स आपके मान लो फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए की, और करंट लायबिलिटी है आपकी कितने की, 1 लाख रुपए की, ठीक है। ये अमाउंट है। जैसे ही आपने क्या किया, बिल्डिंग परचेज की कैश पेमेंट करके, तो यहां से क्या हुआ, 1 लाख रुपए से करंट एसेट तो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन करंट लायबिलिटी तो क्या रही, सेम रही, 1 लाख रुपए की रही, कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं हुआ। तो यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, जैसे ही 3 लाख में से 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे तो आपकी करंट एसेट कितनी हो जाएगी, 2 लाख की। तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी, 1 लाख रुपए की। तो हुई ना, क्या होगी आपकी वर्किंग कैपिटल, क्या होगी, रिड्यूस होगी। जैसे ही आपकी करंट एसेट्स रिड्यूस हुई 3 लाख से कितने की होगी, यहाँ पे 2 लाख रुपए की, वैसे ही आपकी वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, यहाँ पे रिड्यूस होगी, कितने की, 1 लाख रुपए की होगी 2 लाख रुपए से। तो देखा ना, जैसे ही करंट एसेट्स क्या हुई आपकी कम हुई, तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, कम होगी। तो दोनों के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। किसके बीच में, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। और वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी के बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग does not result in the inflow of fund in the case of fund flow statement। तो ये भी फंड फ्लो स्टेटमेंट से है कि कौन सा रिजल्ट नहीं है इनफ्लो ऑफ फंड, बल्कि फंड नहीं आ रहा, किस स्टेटमेंट के अंदर आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो देखो आपने क्या किया है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू किया है, क्या आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो क्या ये फंड है, फंड का फ्लो हो रहा है, हो रहा है, सिंपल सी बात है। जैसे ही आप शेयर कैपिटल क्या करोगे, इश्यू करोगे, तो कैश अंदर आएगा, तो फ्लो ऑफ फंड है। तो है आपको क्या बताना है, नहीं, जिसका रिजल्ट नहीं होता ये बताना है। तो इसका मतलब ये तो आंसर इसका होगा नहीं। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रीमियम रिसीव हुआ है किसके ऊपर, इश्यू ऑफ शेयर, तो फ्लो ऑफ फंड तो होगा, ये भी आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दो, क्या फंड आपके पास आया, तो फ्लो ऑफ फंड है ये भी। लेकिन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश रिसीव हुआ, एक बार तो आपको क्या लगेगा, कैश आ तो रहा है, लेकिन ये भी तो याद रखो, कैश भी क्या मेरा करंट है, और डेटर भी मेरा क्या है, करंट है, दोनों करंट करंट है। तो कोई भी नेट इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, कुछ भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी फंड फ्लो नहीं होगा, जो मैंने अभी आपको फॉर एग्जांपल देके समझाया था, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे यहीं पर इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं। इसी तरह के एग्जाम्पल में आपको एक तरह से क्या लगेगा कि कैश आ तो रहा है, ठीक है ना, और कैश आ तो समझो क्या फंड का फ्लो भी हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड देखो डेटर है, दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे नील हो जाएगा, और ओवरऑल इफेक्ट आपका कोई भी नहीं होगा। तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो आपका 19th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या करना, आपको मैच करना है, ठीक है। तो क्या आपका इंक्रीज इन फंड, फंड में इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा वो आपके लिए सोर्स ऑफ फंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। अभी देखो ए का थर्ड किस में है, तो देखो आपका सिर्फ एक ही है जिसके अंदर ए का थर्ड है, तो यहाँ से भी आपका आंसर इजिली बन रहा है ना। एक एक से ही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया, और देखने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आप एग्जाम में आपके साथ ऐसा हो जाता है तो, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कर जाओगे, मूव कर जाओगे। आगे देखो, गुड परचेज ऑन क्रेडिट, गुड क्या किया, परचेज किया किसके ऊपर, क्रेडिट के ऊपर। तो आपके लिए क्या होगा, नो फ्लो ऑफ फंड, क्योंकि गुड परचेज किया है, दोनों ही क्या आपके लिए करंट है, गुड भी क्या आपके लिए करंट एसेट्स, करंट एसेट में आ जाएगा, ठीक है ना, आपका स्टॉक है। और क्रेडिट पे आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी, दोनों करंट करंट है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने ऊपर एग्जाम्पल में दोनों एक्सप्लेन करके देखा था, ठीक है। तो कोई भी ओवरऑल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो नो फ्लो ऑफ फंड। कमीशन, ठीक है। अब देखो कमीशन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मान लो आपने कमीशन क्या किया है, पे किया, तो कमीशन दिया तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल आपकी क्या होगी, ड्रेन होगी, कम होगी, ठीक है ना, ड्रेन इन वर्किंग कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे। नेट लॉस से क्या होगा आपका, नेट लॉस मतलब कि लॉस हुआ है आपको। नेट लॉस का यहाँ पे मतलब है कि आपकी जो ऑपरेशन फ्रॉम फंड है वहां से आपको लॉस हुआ है। तो जो भी अगर आपको लॉस होता है ऑपरेशन फ्रॉम फंड से, तो वहां पर जाके आप तो क्या करते हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट निकालते हो, वहां पे उसको एप्लीकेशन ऑफ फंड मान लेते हो, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉफिट होता है किससे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन से, तो आप
फंड फ्रॉम ऑपरेट स्टेटमेंट के अंदर से क्या मान लेते हो, सोर्स ऑफ फंड कंसीडर कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेट लॉस है तो आप क्या मान लोगे, उसको एप्लीकेशन ऑफ फंड मान लोगे। यहाँ पे ये बात क्लियर हुई, तो ये क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो क्या है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो ये भी आपकी किससे रिलेटेड है, आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट से ही रिलेटेड स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अ डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज हुआ है किसके अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसका कारण क्या हुआ, इंक्रीज होगी वर्किंग कैपिटल। तो मैंने अभी बताया था करंट लायबिलिटी और आपकी वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, राइट स्टेटमेंट, और आपको क्या बतानी है यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है। बात क्लियर हुई। Only non-cash expense are added to net profit to find out fund from operation। क्या सिर्फ नॉन कैश एक्सपेंस को ही ऐड किया जाता है, किसी चीज को ऐड नहीं किया जाता फंड फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर ये चीज क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है ना। ओनली नॉन कैश एक्सपेंस नहीं होते, और आइटम भी होते जो हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुई, ये स्टेटमेंट मेरी गलत हुई। अगला क्या है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर अपीयर इन दी फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या अपीयर होंगे, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा उसका। मैंने क्या कहा था, सबसे पहली बात दोनों अलग चीज होनी चाहिए, करंट है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, नॉन करंट। करंट करंट नॉन करंट पर से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा फंड फ्लो के ऊपर। सबसे पहली बात तो क्या, दोनों नॉन करंट है, और ऊपर से क्या, इक्विटी शेयर के बदले हमने क्या देकर, डिबेंचर के बदले हमने क्या कर दिया, उनको इक्विटी शेयर दे दिए। तो फ्लो ऑफ फंड तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ ना, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ डेटर इन दी सोर्स ऑफ फंड, आप ये कलेक्शन ऑफ डेटर इन दी सोर्स ऑफ फंड, डेटर का कलेक्शन हुआ है, तो ये तो मैंने अभी बताया ही था। अगर डेटर का कलेक्शन होता है तो वो भी किसके अंदर, सोर्स ऑफ फंड इंक्लूड, वो किसी तरह का भी इफेक्ट तो उसके ऊपर होगा ही नहीं, ठीक है ना सोर्स ऑफ फंड इंक्लूड होगा ही नहीं वो, क्योंकि उससे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों आइटम यहाँ पे क्या मेरे करंट आइटम है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी, तो स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए इज द राइट आंसर। तो बात क्लियर हुई, यहाँ पे 20th का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपने, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल वाली वीडियो में। अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आज वाली वीडियो में देख लिया तो हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो कहीं भी लगती है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।